Hi all, welcome you to this lesson. This is our PPB unit number 31 which is based on contract of guarantee and bank guarantee. सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इंट्रोडक्शन की और पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों गारंटर एक गारंटी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इंश्योर करता है कि जो थर्ड पार्टी है वो अपने प्रॉमिस या ऑब्लिगेशन को फुलफिल करे। यदि थर्ड पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करेगी तो गारंटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उस ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए या उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप प्लान कर रहे हैं किसी अपार्टमेंट को रेंट देने का और लैंडलॉर्ड श्योर नहीं है कि श्योर नहीं है कि आप जो है उसका रेंट टाइमली दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, तो वो आपसे गारंटी के लिए मांग कर सकता है। ठीक है, किसी से भी जो आज जैसे आपका फैमिली मेम्बर हो तो ये गारंटी इंश्योर करेगा यदि आप रेंट नहीं देंगे महीना, ठीक है, आप रेंट नहीं देंगे उस अपार्टमेंट का तो आपका जो गारंटर है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसको पे करने का। समझ में आया दोस्तों? यही चीज़ बताया जा रहा है आपके गारंटी के बारे में। चलिए अब जरा बात करते हैं दोस्तों और क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट पार्ट बताया गया है कि बैंक गारंटी एक एश्योरेंस होता है दोस्तों। बैंक गारंटी के बारे में बताया जा रहा है कि बैंक गारंटी बेसिकली क्या होती है, एक एश्योरेंस होती है। तो बैंक गारंटी भी एक तरह का गारंटी है, आपको पता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक एश्योरेंस होता है कि बैंक प्रोवाइड करती है एश्योरेंस कि वो जो है एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करेगी यदि डेटर जो है अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करे। तो ये अल्टरनेटिव होता है कि कैश को एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में रखा जाए कमर्शियल ट्रांजैक्शन में। जैसे मान लीजिए आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपने लोन लिया बैंक से किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो बैंक गारंटी मान सकती है आपसे। ये गारंटी एश्योर करेगा कि आप जो है अपने लोन को रिपे कर पाएंगे। ठीक है, तो गारंटी का यही मेन पर्पज़ होता है। ठीक है, यही आपको समझना है। चलिए अब जरा बात करते हैं दोस्तों कि गारंटी एग्रीमेंट में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से पार्टीज होते हैं आइए समझते हैं कि गारंटी एग्रीमेंट में दोस्तों 3 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, प्लीज़ रिमेंबर। तो एक पर्सन होता है दोस्तों जो गारंटी देता है, उसे श्योरिटी कहते हैं। जिस पर्सन का ऑब्लिगेशन है श्योरिटी का, वो गारंटिंग कर रहा है, उसे प्रिंसिपल लेटर कहते हैं। द पर्सन हुज ऑब्लिगेशन द श्योरिटी, देखिए वो लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, वो लोन लेना चाहता है बैंक से, लेकिन उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ है नहीं, तो वो एक दोस्त को बोला या फैमिली मेम्बर को बोला कि एक गारंटी दे दो। तो उस केस में जो फ्रेंड है या जो फैमिली मेम्बर है वो श्योरिटी कहलाएगा, जो पर्सन लोन ले रहा है वो प्रिंसिपल लेटर कहलाएगा और जो बैंक है वो क्रेडिटर कहलाएगा। समझ में आया? कि मान लीजिए आप लोन ले रहे हैं बैंक से, लेकिन आपके पास कोलेटरल है ही नहीं, तो आप आए मेरे पास कि भाई मेरा लोन का गारंटर बन जाओ। ठीक है, तो मैं कहलाऊँगा श्योरिटी, आप कहलाएंगे प्रिंसिपल लेटर और जो बैंक है वो कहलाएगी क्रेडिटर। ये एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि ये 3 पार्टीज कौन कौन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझते हैं कि जो गारंटर का लायबिलिटी होता है या श्योरिटी का जो लायबिलिटी होता है, मतलब ये दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे बोरोवर के डेप्ट के लिए या प्रिंसिपल लेटर के डेप्ट के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपने लोन लिया बैंक से और आपका दोस्त जो है गारंटर के रूप में काम किया या श्योरिटी के रूप में काम किया, तो आपका फ्रेंड भी रिस्पॉन्सिबल होगा लोन के रिपेमेंट के लिए। तो यदि आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं लोन के पेमेंट में तो बैंक आपके फ्रेंड के अगेंस्ट जा सकती है ताकि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको रिकवर कर सके। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में 3 पार्टीज होते हैं। एक बोरोवर होता है, ठीक है, एक प्रिंसिपल लेटर होता है, बोरोवर बोले या प्रिंसिपल लेटर बोले, एक लेंडर होगा या क्रेडिटर होगा। और दोस्तों लेंडर क्रेडिटर जनरली इस केस में बैंक होती है, और एक गारंटर होता है या श्योरिटी होते हैं जो कि इस केस में आपका दोस्त है। तो यदि आप डिफ़ॉल्ट करेंगे लोन पेमेंट में तो बैंक पेमेंट किससे डिमांड करेगी, गारंटर से डिमांड करेगी या श्योरिटी से डिमांड करेगी। ठीक है, और दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि बैंक जो है आपके दोस्त के पास जा सकती है कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो रिकवर करे, लेकिन एवन इफ वो आपसे रिकवर नहीं किए लेकिन फिर भी आपके दोस्त के पास जा सकती है। समझे, ये बताना चाह रहा है ये स्टेटमेंट। ठीक है, आपसे रिकवर नहीं करने के बावजूद वो अपने दोस्त के पास जा सकती है और बोलेगी कि आप इस लोन को रिपे करो, राइट। तो ये पॉइंट भी समझाया जा रहा है इस पार्टिकुलर स्टेटमेंट से। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे। अब दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि इसके अलावा दोस्तों ये जो क्रेडिटर है या जो बैंक है वो अमाउंट गारंटर को दे भी दे या श्योरिटी को अमाउंट दे भी दे, फिर भी वो सेम अमाउंट क्लेम कर सकते हैं बोरोवर से। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त जो है आउटस्टैंडिंग अमाउंट बैंक को दे दिया आपके बिहाफ में, तो बैंक जो है रिपेमेंट आपसे भी मांग सकती है। यह ऐसा इसलिए कि जो गारंटर या श्योरिटी होता है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का एब्जॉल्व नहीं होगा अमाउंट पे करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ बोरोवर या प्रिंसिपल लेटर। ठीक है, तो मतलब जो बैंक है वो यदि क्रेडिटर ने अमाउंट पे कर दिया गारंटर को, यानी बैंक, ठीक है, तो कहने का मतलब कि आपका फ्रेंड जो है आउटस्टैंडिंग अमाउंट दे दिया बैंक को आपके बिहाफ में, तो बैंक डिमांड कर सकती है सेम अमाउंट का रिपेमेंट आपसे भी। ठीक है, ये पॉइंट समझाया जा रहा है इस पार्टिकुलर स्टेटमेंट।
So friends, before continuing this lesson, let me introduce you to our JIB 2023 पेड प्रोग्राम। यदि आपको इस तरह का वीडियो लेक्चर चाहिए, इस तरह का शॉर्ट नोट्स चाहिए, MCQs चाहिए, क्विक रिवीजन सेशन चाहिए, तो आप हमारे पेड कोर्स का हिस्सा हो सकते हैं। डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं कि हम लोग चारों कोर्स के सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं और दोस्तों ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है सभी सब्जेक्ट। तो डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग ज़रा देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, उससे समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होते हैं, एक एक्सप्रेस होते हैं, इम्प्लॉयड होते हैं। मतलब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है कि जहाँ पे टर्म्स ऑफ गारंटी स्पेसिफिकली एग्री किया गया है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन एग्री कर सकता है कि लोन को गारंटी करेगा अपने फ्रेंड के लिए, और टर्म्स को गारंटी का टर्म्स होगा, जैसे कितना लोन होगा, टाइम पीरियड क्या होगा जिसके लिए गारंटी किया गया है। और दोस्तों इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे गारंटी जो है इम्प्लॉयड होता है सर्कमस्टांस। जैसे मान लीजिए पर्सन जो है गुड्स खरीद रहा है क्रेडिट पे, मतलब उधार पे दोस्तों सामान खरीद रहा है कोई आदमी, ठीक है। तो ये जो उधार पे सामान खरीद रहा है, तो यहाँ पे और जो है गुड्स को डिलीवर कर दिया और सेलर ने जो है गुड्स डिलीवर कर दिया बिना किसी सिक्योरिटी या कोलेट्रल का, तो यहाँ पे बायर इम्प्लॉयड है कि उसने गारंटी दिया होगा सेलर को कि वो गुड्स के लिए पेमेंट करेगा, ठीक है। तो ये एक तरह का इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है और एक कुछ एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होती है दोस्तों, उसमें गारंटर बोले या सिक्योरिटी बोले, वो ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेगा या डेब्ट जो प्रिंसिपल लेटर का डेट है उसे पे करेगा यदि प्रिंसिपल लेटर नहीं पे कर पाया तो। ऐसे मान लीजिए एक पर्सन जो है किसी लोन का रिपेमेंट का गारंटी कर रहा है, ठीक है, जो कि उसके दोस्त ने लिया है और उसका दोस्त जो है रिपे नहीं कर पाएगा लोन को, तो गारंटर की जिम्मेवारी होगी उस लोन को रिपे करने की। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी उसी प्रिंसिपल से सब्जेक्टेड होता है जो कि दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है म्यूचुअल कंसेंट पे बेस होता है, लॉफुल कंसिडरेशन पे बेस्ड होता है और फ्री कंसेंट पे बेस होता है, कॉम्पिटेंट पार्टी से बेस होता है। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन होगा, मतलब ये हुआ कि गारंटी में गारंटी जो है दोस्तों उसमें कुछ थिंग वैल्यू का होगा, एक्सचेंज फॉर प्रोवाइडिंग द गारंटी। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन गारंटी करता है एक लोन का अपने दोस्त के लिए, तो उसे फी मिलेगा या कमीशन मिलेगा उस गारंटी को प्रोवाइड करने के लिए, जो कि कंसिडरेशन होगा उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए, ठीक है। ये बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग जरा देखते हैं कि सिक्योरिटी का क्या लायबिलिटीज़ है, इसे समझते हैं। दोस्तों जब भी कोई भी आदमी सिक्योरिटी की तरह काम करता है किसी लोन के लिए या डेट के लिए, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि डेब्ट को पे करने का यदि बॉरोवर डिफॉल्ट करेगा, ठीक है। तो दोस्तों सिक्योरिटी का जो लायबिलिटी है वो को एक्सटेंसिव है। इसका मतलब कि सिक्योरिटी का लायबिलिटी सेम है बॉरोवर का लायबिलिटी। यदि बॉरोवर पे नहीं कर पाएगा तो सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उस अमाउंट को पे करने का। से आपको बताया रहे, बार बार हमें ये वर्ड रिपीट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये वर्ड मैंने पहले ही बताया कि सिक्योरिटी का जो लायबिलिटी रहता है वो को एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है, वो बोला आपको कि चलो मैं कार लोन ले रहा हूँ, ठीक है, आप जो है सिक्योरिटी बन जाओ उस कार लोन के लिए, आपको बोला आके, ठीक है, चलो ठीक है, आप बोले देखते हैं आप क्या करते हैं आप, ठीक है, बताइए क्या कीजिएगा यदि आपके पास आपका दोस्त आए और बोले क्या कि चलो इस कार लोन का सिक्योरिटी बन जाओ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लायबिलिटी है वो बॉरोवर के लायबिलिटी, जैसे मान लीजिए कि तो आप जो है इक्वली लायबल हो जाएंगे लोन को पे करने के लिए अपने दोस्त के लिए। तो यदि फ्रेंड आपका दोस्त पेमेंट नहीं कर पाएगा तो बैंक आपके पास आएगी कि चलो इंटायर अमाउंट को पे बैक करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझा रहा है कि दोस्तों यदि बॉरोवर पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट करेगा तो सिक्योरिटी की जिम्मेवारी होगी पे करने का। वही एग्जांपल है, जैसे आपका फ्रेंड डिफ़ॉल्ट करेगा कार लोन में तो बैंक आपके पास आएगी। दोस्तों मान लीजिए कि आपने बैंक को पे कर दिया अपने फ्रेंड के बिहाफ में, तो आप वो अमाउंट अपने फ्रेंड से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। यही बताया जा रहा है ये पॉइंट में। और दोस्तों यदि फ्रेंड जो है इंसॉल्वेंट हो जाए और वो पे नहीं कर पाए आप कार लोन को, तो बैंक जो है आप फिर भी लीगल एक्शन ले सकती है आपके अगेंस्ट सारे इंटायर लोन अमाउंट के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट समझाया जा रहा है कि मतलब कि यदि बॉरोवर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो क्रेडिटर जो है लीगल एक्शन ले सकते हैं सिक्योरिटी के अगेंस्ट सारा अमाउंट के लिए, ये बताया जा रहा है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि कंटिन्यूइंग गारंटी क्या है, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग सिक्योरिटी क्या है, डेथ ऑफ सिक्योरिटी क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, सिक्योरिटी एक आदमी होता है जो एग्री करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का डेट पेमेंट का। यदि कोई पर्सन लोन लिया है बैंक से और बैंक को सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है तो सिक्योरिटी वो पर्सन होगा जो कि रिपे करेगा यदि बॉरोवर नहीं कर पा रहा है तो। यदि प्रिंसिपल डेटर यानी कि जिस पर्सन ने डेप्ट लिया है, जिसका ऑब्लिगेशन है, वो रिपे नहीं करेगा, ठीक है, क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर जो है डिमांड कर सकती है पेमेंट सिक्योरिटी से, ठीक है। तो गारंटर गारंटी होगा वो स्पेसिफिक हो सकता है एक पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन के। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन मैं आपको लेकर समझाता हूँ इस पार्टिकुलर स्टेटमेंट को। जैसे सपोज कि एक पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन है, जैसे मान लीजिए कि स्पेसिफिक आइटम को परचेज करना है या किसी स्पेसिफिक डेट को पेमेंट करना है। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन गारंटी करता है स्पेसिफिक लोन जो कि उसके दोस्त ने लिया है,
ठीक है। तो वही समझाया जा रहा है यहाँ पे कि गारंटी में भी लिमिटेड टू स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड किया जाएगा। और दोस्तों एक और बात समझाया जा रहा है यहाँ पे कि जो गारंटी होगा वो कंटिन्यूइंग गारंटी भी हो सकता है, जो कि सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन से हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन गारंटी लेगा, सारा लोन जो उसके फ्रेंड ने लिया है या एक पार्टिकुलर बैंक से जो सारा लोन लिया है स्पेसिफाइड पीरियड में, उसका भी गारंटी बन सकता है। तो एक पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन का भी गारंटी हो सकता है या कंटिन्यूइंग ट्रांजेक्शन का भी गारंटी हो सकता है, ठीक है। मतलब सिंगल ट्रांजेक्शन या सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन दोनों पॉसिबल है। चलिए उसके बाद दोस्तों आप बताया जा रहा है कि श्योरिटी जो पर्सन गारंटी देता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेम अमाउंट ऑफ मनी के लिए जो प्रिंसिपल लेटर ने लोन लिया है। तो वही बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि जॉन नाम का एक आदमी है, उसने 50,000 रुपये का लोन लिया बैंक से और उसका दोस्त है मान लीजिए टॉम, तो टॉम श्योरिटी हो गया। तो जॉन यदि लोन को रिपे नहीं करेगा तो बैंक पूरा का पूरा 50,000 टॉम से बोलेगी देने के लिए। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि क्रेडिटर जो है रिकवर करे मनी प्रिंसिपल लेटर से, तब जाके श्योरिटी को अप्रोच करे, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो जाओ तुम किसके पास, प्रिंसिपल लेटर के पास, और तब जाओ तुम किसके पास, श्योरिटी के पास। यदि क्रेडिटर नहीं कर पाता है तो श्योरिटी क्लेम कर सकता है क्रेडिटर, हाँ, यदि क्रेडिटर डज नॉट डू सो देन श्योरिटी कैन क्लेम दैट क्रेडिटर डि नॉट फॉलो द प्रॉपर लीगल प्रोसीड्यूर, ठीक है। जैसे मान लीजिए जॉन और टॉम का एग्जांपल लेते हैं, तो जॉन अपने लोन पे डिफ़ॉल्ट कर दिया, 50,000 का लोन लिया और डिफ़ॉल्ट कर गया, तो बैंक सबसे पहले किसके पास जाएगी, उसके एसेट को सीज करेगी, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेगी। और यदि ये मेथड फेल करेगा तभी बैंक टॉम के पास जा सकती है, ठीक है। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि एक श्योरिटी जो है गारंटी को कैंसिल कर सकता है जो कि क्रेडिटर ने उसे दिया है फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए एक रिटर्न नोटिस देके। मतलब श्योरिटी अभी भी लायबल होगा कोई ट्रांजेक्शन जो कि नोटिस देने से पहले जितने भी ट्रांजेक्शन है उसके लिए लायबल होगा। जैसे मान लीजिए टॉम ने एक कंटिन्यूइंग गारंटी दिया बैंक को सारा लोन जो कि जॉन ने लिया है, लेकिन टॉम यदि गारंटी को कैंसिल करना चाहता है तो वो रिटर्न नोटिस देगा बैंक को, लेकिन बैंक पेमेंट डिमांड कर सकती है टॉम से कोई भी लोन जो कि जॉन ने लिया है इससे पहले कि नोटिस उसने दिया है। फिर दोस्तों यदि मान लीजिए कि श्योरिटी का मर जाता है तो जो गारंटी होती है जो श्योरिटी प्रोवाइड करता है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे मान लीजिए टॉम का डेथ हो गया, जब उसने जब लोन जो है जॉन का अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो जो गारंटी प्रोवाइड किया गया था ना टॉम के द्वारा वो टर्मिनेट हो जाता है और बैंक पेमेंट टॉम के स्टेट से डिमांड नहीं कर सकती यदि कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड ना हो तो। ये बताया जा रहा है दोस्तों इस स्टेटमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि गारंटी क्या होता है, इसके रिगार्डिंग क्या क्या स्टेटमेंट है इसे समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि आपको फ्रेंड आपके दोस्त को एक लोन चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सब कुछ मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा ताकि आपके दिमाग में सारा स्टेटमेंट समझ में आ जाए और इस पर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप समझ आए। जैसे मान लीजिए डेथ हो जाएगा गारंटी श्योरिटी का, तो उस केस में क्या होगा, तो आप समझ गए ना। डेथ हो जाएगा तो क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, जो गारंटी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है ना वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। आप जरा समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपको दोस्त को एक लोन चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने में, लेकिन उसके पास एसेट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है कि बैंक को कोलेटरल दे सके, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक जो है आपको बोल सकती है कि आप श्योरिटी हो जाए आपके फ्रेंड के लोन के लिए। इसका मतलब आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप बैंक को लोन पे कर देंगे। दोस्तों कंटिन्यूइंग गारंटी वैसी गारंटी होती है जो कि सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन में अप्लाई होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब भी बैंक गारंटी के लिए आस्क करती है तो वो आस्क करती है कंटिन्यूइंग गारंटी के लिए। इसका मतलब कि गारंटी अप्लाई होगा कोई भी फ्यूचर लोन या ट्रांजेक्शन में जो कि प्रिंसिपल लेटर और बैंक के बीच में होगा, जब तक गारंटी को रिवोक ना कैंसिल ना किया जा सके। तो श्योरिटी यदि डेथ हो जाएगा तो कंटिन्यूइंग गारंटी जो प्रोवाइड किया था वो रिवोक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आप श्योरिटी हो जाए अपने फ्रेंड के लोन के लिए और बैंक जो है टर्म्स और लोन का टर्म्स चेंज कर दे बिना आपके नॉलेज का, बिना आपके कंसेंट का। तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट चेंज कर दे, रिपेमेंट पीरियड बढ़ा दे या लोन का अमाउंट चेंज कर दे। तो यदि आप इसको इन सभी चेंज से एग्री नहीं करते हैं तो आपको अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा श्योरिटी में फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए। इसका मतलब कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे पैसा वापस देने के लिए यदि फ्रेंड डिफॉल्ट करता है तो, लेकिन अब आप लायबल होंगे, कोई प्रीवियस ट्रांजेक्शन हुआ है उसके लिए तो लायबल होंगे ही होंगे, ठीक है। ये समझाया जा रहा है। चलिए आप जरा अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि यदि कोई क्रेडिटर, ठीक है, यदि कोई क्रेडिटर जो है प्रिंसिपल लेटर को रिलीज़ करता है कि डेप्ट से या कोई ओमिशन से जो, तो उस केस में श्योरिटी को भी रिलीज़ किया जाएगा ऑब्लिगेशन। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है जो कि श्योरिटी के रूप में काम कर रहा है अपने फ्रेंड के लोन के लिए, तो बैंक जो है लोन को फॉरगिव कर देगा, तो श्योरिटी को भी उसकी ऑब्लिगेशन पे करने के ऑब्लिगेशन से रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। ये समझाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या बताया जा रहा है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट बताया जा रहा है दोस्तों कि श्योरिटी का जो कंसेंट है वो ज़रूरी है, ठीक है, इससे पहले कि आप सेटलमेंट को इफेक्ट में लाएं, ठीक है, जो कि लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल लेटर। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है जो कि श्योरिटी के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, किसी फ्रेंड के लोन के लिए, और बैंक ने क्या बोला कि हम रिस्ट्रक्चर करेंगे लोन को, ठीक
ठीक है। बैंक ने बोला कि हम लोन को रिस्ट्रक्चर करेंगे, तो सिक्योरिटी का कंसेंट लेना जरूरी है ऐसे रिस्ट्रक्चर को फाइनलाइज करने से पहले। और फिर समझाया जा रहा है कि यदि क्रेडिटर जो है प्रिंसिपल डेटर को स्यू नहीं कर रहा है या इन्फोर्स, जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है जो कि सिक्योरिटी के रूप में काम कर रहा है अपने फ्रेंड के लोन के लिए, और बैंक ने डिसाइड किया कि हम लोन के रिपेमेंट को डिले करेंगे कुछ महीनों के लिए, तो सिक्योरिटी अभी भी रिस्पॉन्सिबल होगा लोन के लिए जब तक क्रेडिटर या जो सिक्योरिटी है उसने प्रीवियसली एग्री किया होगा कि फोरबियरेंस विल डिस्चार्ज द सिक्योरिटी फ्रॉम द ऑब्लिगेशन। वही बताया जा रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट को समझते हैं। अब समझाया जा रहा है आपको कि यदि प्रिंसिपल डेटर जो है डेब्ट को पेमेंट नहीं करेगा, वही समझाया जा रहा है यहाँ पे, यदि प्रिंसिपल डेटर जो है डेब्ट को पेमेंट नहीं करेगा तो सिक्योरिटी के पास राइट है कि वो अमाउंट रिकवर कर सकता है जो कि उसने पे किया है प्रिंसिपल डेटर। जैसे मान लीजिए कि जॉन ने 50,000 रुपया लिया बैंक से और उसका फ्रेंड है टॉम, उसने वो उसका सिक्योरिटी है, तो जॉन यदि लोन को रिपे नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो उसके जगह पे मान लीजिए इसने पे कर दिया, किसने, टॉम ने, ठीक है, तो उसके जगह पे किसने पे कर दिया दोस्तों, टॉम ने पेमेंट कर दिया उस लोन के अमाउंट का, राइट। तो हाँ, तो टॉम ने पे कर दिया, तो बैंक डिमांड करेगी टॉम के पास, और जब टॉम पे कर देगा अमाउंट को तो वो सारा का सारा अमाउंट रिकवर कर सकता है किसके पास, जॉन से, ठीक है। मतलब जो गारंटर होगा वो पैसा किससे रिकवर करेगा, टॉम से। उसके बाद दोस्तों क्रेडिटर ने यदि कोई सिक्योरिटी लिया है प्रिंसिपल डेटर से, जब वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहा था, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहा था, तो सिक्योरिटी के पास सेम राइट होगा उस सिक्योरिटी पे जैसे क्रेडिटर को है। जैसे मान लीजिए जॉन ने 50,000 रुपया लिया बैंक से और उसने अपना घर को गिरवी लगा दिया, सिक्योरिटी के रूप में दिया, और उसका दोस्त जो टॉम है वो सिक्योरिटी के रूप में काम कर रहा है। तो दोस्तों यदि जॉन जो है लोन को रिपेमेंट नहीं कर पाएगा तो बैंक पेमेंट डिमांड करेगी टॉम से, और जब टॉम पेमेंट कर देगा तो वो रिकवर कर सकता है जॉन से। और दोस्तों उसका जो घर बेचने का जो राइट है, जो भी राइट है हाउस का जो सिक्योरिटी के रूप में दिया था उसका भी राइट होगा। फिर बताया जा रहा है दोस्तों यदि कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है प्रिंसिपल डेटर का, वो लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया या यूजलेस हो गया, तो सिक्योरिटी का लायबिलिटी कम हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जॉन ने 50,000 रुपये का लोन लिया बैंक से और अपना कार को सिक्योरिटी के रूप में दिया, और उसका फ्रेंड जो टॉम है, ठीक है, वो सिक्योरिटी के रूप में काम कर रहा है, तो यदि जॉन पेमेंट नहीं कर पाया तो बैंक गई टॉम के पास पेमेंट लेने के लिए, जब टॉम पेमेंट कर देगा तो जॉन से रिकवर कर सकता है। लेकिन यदि कार डिस्ट्रॉय हो गया था तो जो टॉम का लायबिलिटी है वो कम हो जाएगा, जिस एक्सटेंट से कार का वैल्यू घटा है दोस्तों। फिर लास्ट स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि दोस्तों प्रिंसिपल डेटर जो है लायबल है कॉम्पेंसेट करने के लिए सिक्योरिटी को जो भी लॉस उसने सफ़र किया है, ठीक है। तो जो भी लॉस ने सफ़र किया है, जैसे मान लीजिए कि वही केस है, 50,000 रुपये का लोन लिया जॉन ने, टॉम उसका सिक्योरिटी है, जॉन पेमेंट नहीं कर पाया लोन का, बैंक टॉम के पास गए, टॉम ने पेमेंट कर दिया, तो वो टॉम चाहे तो लोन को रिकवर करेगा जॉन से, लेकिन क्लेम करेगा कॉम्पेंसेशन को जो भी लॉस उसने सफ़र किया है एज ए रिजल्ट ऑफ गारंटिंग जॉन डेप्ट, ठीक है। तो वो उसको ये करेगा, ठीक है। ये समझाया जा रहा है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जब भी कोई सिक्योरिटी किसी डेट को पेमेंट करती है प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ में, तो मान लीजिए कि कोई सिक्योरिटी है उसने डेट का पेमेंट किया किसके बिहाफ में दोस्तों, प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ में, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी के पास राइट है कि वो रिकवर कर, जैसे मान लीजिए कि आपका दोस्त है, ठीक है, वो सिक्योरिटी के लिया, जो मतलब वो सिक्योरिटी के रूप में काम कर रहा है किसी लोन का जो आपके तीसरे दोस्त ने लिया है, और जो बोरोवर है वो डिफ़ॉल्ट कर गया लोन पे, ठीक है, वो पैसा नहीं दिया, लोन का पैसा चुकाया नहीं, ठीक है। तो बैंक डिमांड करेगी सिक्योरिटी से पेमेंट। यदि सिक्योरिटी जो ड्यू अमाउंट पेमेंट कर देगा, यदि सिक्योरिटी जो है अमाउंट ड्यू पेमेंट कर देगा तो अमाउंट बोरोवर से ले सकता है, वही बताया जा रहा है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि यदि कोई क्रेडिटर कन्विंस करता है सिक्योरिटी को कि किसी लोन को गारंटी करे, ठीक है, लेकिन बोरोवर के क्रेडिट वर्दिनेस को मिस रिप्रेजेंट करके या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को विथहोल्ड करके, तो गारंटी इनवैलिड माना जाएगा। ऐसे केस में सिक्योरिटी लायबल नहीं होगा डेब्ट को पे करने का, बोरोवर के डेब्ट को पे करने का, ठीक है। फिर दोस्तों को सिक्योरिटीज़ क्या होता है, इसका मतलब समझिए, वैसे लोग होते हैं दोस्तों हु प्रोवाइड्स गारंटी टुगेदर फॉर अ पार्टिकुलर डेब्ट और ऑब्लिगेशन। जैसे मल्टीपल को सिक्योरिटीज होते हैं दोस्तों, उसे प्रत्येक की जिम्मेदारी होती है इक्वल शेयर देने का, ठीक है। कभी कभी मल्टीपल सिक्योरिटीज़ की बात होती है दोस्तों, तो सबकी लायबिलिटी बराबर होगी, ठीक है, लोन को पेमेंट करने का। जैसे मान लीजिए कि 3 लोग मिलकर जो है गारंटी दे रहे हैं 3 लाख का डेब्ट है, ठीक है, तो प्रत्येक जो आदमी होंगे ना सबके सब 1-1 लाख रुपया देंगे यदि प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट करेगा। इसे कहते हैं मल्टीपल को सिक्योरिटी। यदि को सिक्योरिटी अलग अलग सम में दिया जाएगा तो वो इक्वली लायबल होंगे पे करने का टू द लिमिट ऑफ देयर ऑब्लिगेशन। जैसे मान लीजिए कि 2 को सिक्योरिटी हैं जो कि 2 लाख का डेब्ट को गारंटी कर रहे हैं, एक लायबल है 1 लाख के लिए और दूसरा लायबल है 50,000 के लिए, तो पहला को सिक्योरिटी 1 लाख देगा और दूसरा को सिक्योरिटी 50,000 देगा। यदि कोई एक को सिक्योरिटी दोस्तों रिलीज़ किया गया ऑब्लिगेशन से, तो दूसरे को सिक्योरिटी को उसके लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं करता है,
ठीक है, ये बताया जा रहा है दोस्तों। तो बैंक गारंटी एक तरह का गारंटी होती है जो कि बैंक एक थर्ड पर्सन को प्रोवाइड करती है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों बैंक के बीच में और प्रिंसिपल लेटर के बीच में और क्रेडिटर के बीच में, राइट, ये समझाया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि बैंक गारंटी एक तरह की गारंटी होती है जो कि बैंक प्रोवाइड करती है थर्ड पर्सन को। कॉन्ट्रैक्ट होता है बैंक प्रिंसिपल लेटर और क्रेडिटर के बीच में। तो बैंक प्रॉमिस करती है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी क्रेडिटर को देंगे यदि प्रिंसिपल लेटर फिल कर जाता है किसी कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल ऑब्लिगेशन को थर्ड पार्टी सब। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी हायर करती है कॉन्ट्रैक्टर को कि एक फैक्ट्री को बिल्ड किया जाए और बैंक गारंटी प्रोवाइड करती है कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। तो बैंक प्रॉमिस करती है कॉन्ट्रैक्टर को पे करने का यदि कंपनी जो है उसे काम को पे नहीं करेगी। मतलब ये बैंक गारंटी होता है दोस्तों, बैंक गारंटी की बात कर रहे हैं। एक गारंटी होती है जो कि बैंक थर्ड पर्सन को देती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला ना, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया फैक्ट्री बिल्ड करने के लिए और बैंक गारंटी प्रोवाइड किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को कंपनी ने। तो बैंक यदि कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉमिस करती है पे करने का, यदि कंपनी उसे पे नहीं करेगा तो ये बताया गया है। अब जरा बात करते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बैंक गारंटी एक कमिटमेंट होता है जो कि बैंक देती है टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट यदि कस्टमर या बोरोवर या एप्लीकेंट जो है अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करे। तो जो बैंक इशू करती है गारंटी को उसे गारंटर बैंक कहा जाता है। तो हम लोग बैंक गारंटी की बात कर रहे हैं। तो बैंक गारंटी में क्या समझना है दोस्तों कि जो बैंक गारंटी इशू करती है उसका नाम क्या होता है, गारंटर। तो बैंक गारंटी इशू किया जाता है कोलेटरल के रूप में। कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि कॉन्सिक्वेंटल होता है मेन कॉन्ट्रैक्ट से। जैसे मान लीजिए कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एग्जाम्पल समझिए, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको एक बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट है सप्लायर से ताकि इंश्योर कर सके कि मटेरियल का टाइमली डिलीवरी हो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। फिर दोस्तों एक होता है हमारा फाइनेंशियल गारंटी। तो फाइनेंशियल गारंटी क्या होता है कि ये बैंक इशू करती है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ताकि एक सर्टेन कैश सिक्योरिटी को डिपॉजिट किया। जैसे मान लीजिए कंपनी को फाइनेंशियल गारंटी की रिक्वायरमेंट हो सकती है बैंक से ताकि इंस्टीट्यूट ऑफ डिपॉजिटिंग कैश एज ए सिक्योरिटी फॉर लोन। फिर दोस्तों एक होता है परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी के अंदर एक इररिवोकेबल अंडरटेकिंग होता है बैंक के द्वारा कि वो थर्ड पार्टी जिसे बेनिफिशियरी कहते हैं उसे पेमेंट करेंगे यदि काउंटर पार्टी जो है अपने नॉन फाइनेंशियल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफिल ना करे। जैसे मान लीजिए कंपनी जो है उसे परफॉर्मेंस गारंटी चाहिए होता है बैंक से ताकि इंश्योर करे कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दे टाइमली में। फिर दोस्तों आता है डीपीजी, डेफर पेमेंट गारंटी इशू किया जाता है बैंक के द्वारा ताकि सप्लायर को पेमेंट हो जाए लेटर डेट में, ठीक है, जब भी गुड्स एंड सर्विस डिलीवर किया जाए। जैसे कंपनी को डीपीजी की रिक्वायरमेंट हो सकती है बैंक से ताकि गुड्स को परचेज कर सकें सप्लायर को क्रेडिट में, उधार पे ले सकें, ठीक है। तो ये ज़रूरी है बैंक गारंटी करे, उसमें क्रेडिट रिस्क होता है। गारंटर बैंक तभी पे करेगी यदि कस्टमर जो है डिफ़ॉल्ट करते हैं अपने ऑब्लिगेशन में, ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब दोस्तों क्या समझाया जा रहा है आपको कि यहाँ बताया जा रहा है आपको अगली स्टेटमेंट में कि जो बैंक गारंटी होती है कॉमन वे होता है बिजनेस को अपने कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करने का या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ या दूसरे एंटिटीज़ के साथ। जैसे मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया नया गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाने का। तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि कंपनी जो है बैंक गारंटी दे, ये इंश्योर करे कि कंपनी जो है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट टर्म, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या मांगती है, बैंक गारंटी मांगती है, ठीक है, कि ताकि वो जो कंपनी है, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो अपना काम को कंप्लीट कर ले अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। फिर दोस्तों जब भी बैंक गारंटी इशू करती है अपने कस्टमर के बिहाफ में, तो बैंक क्या करती है दोस्तों, तो बैंक को एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर लेना है और अपना ऑब्लिगेशन को समझना है इससे पहले कि गारंटी इशू करे। इसका मतलब दोस्तों ये बताया जा रहा है कि बैंक जो है श्योर करे कि कस्टमर जो है वो फुलफिल कर सके गारंटी के टर्म्स को, ठीक है। कि बैंक दोस्तों दे आर सेपरेट, ठीक है, सेपरेट होता है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से कस्टमर और बेनिफिशियरी के बीच में। बैंक को रिक्वायर करना होता है कि वो ऑनर करे गारंटी को रिगार्डलेस ऑफ एनी डिस्प्यूट दैट मे अराइज बिटवीन बेनिफिशियरी कस्टमर। और बैंक गारंटी दोस्तों परफॉर्मेंस ऑफ द कस्टमर जो अप्लाई करे उससे परफॉर्मेंस से कंसर्न नहीं है, वो इंश्योर करती है कि बेनिफिशियरी को पेमेंट मिल जाएगा यदि कस्टमर जो अपने ऑब्लिगेशन को मीट नहीं करेगा। तो बैंक को परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है। फिर जरा देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बताया जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों कोड के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या बताया, जब भी बैंक गारंटी इशू करेगी तो ये कमिट करेगी कि हम स्पेसिफाइड अमाउंट कस्टमर को दे देंगे यदि कस्टमर डिफ़ॉल्ट करता है। तो जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं बैंक गारंटी में, बोरोवर होते हैं, बेनिफिशियरी होते हैं। कोर्ट को इंजंक्शन जनरली ग्रांट नहीं करती है बैंक के अगेंस्ट फॉर मेकिंग पेमेंट अंडर द गारंटी एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड, ठीक है, और स्पेशल सर्कमस्टांस जो कि फेवर करता है पर्सन को, इसके बिहाफ में गारंटी इशू किया गया है। दोस्तों बैंक का जो ऑब्लिगेशन है पेमेंट करने का वो टर्म्स ऑफ गारंटी के अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। बहुत सारे केसेस में दोस्तों बैंक गारंटी में कोई प्रूफ ऑफ डिफ़ॉल्ट नहीं देना पड़ता है, ठीक है, वो बताया गया है यहाँ पे। और फिर डीपीजी के बारे में बताया गया है।
तो दोस्तों ये सब पॉइंट यहाँ पे समझाया गया है। तो ये था हमारा पार्ट 1 लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन किया, जो अब सबके लिए था। पेड पार्ट 2 लेक्चर पेड मेंबर को अवेलेबल होगा। यदि आप इस तरह के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड मेंबर के हिस्सा हो सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।